Good morning, everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, today we are starting next topic, that is पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पास डीएनए था, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, उसकी फर्दर कैसे पैकेजिंग होती है, कैसे वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, और ये जो डीएनए है ये एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे अपने आप को पैक करके रखता है, कैसे छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ये फिट रहता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए, यानी कि 3 पार्ट्स हो चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि चीज़ों को लिंक करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएँ और कोई भी डाउट ना रहे। जब भी आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ते हैं, एक कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। तो अब चलते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अब हम चलते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड पर और देखेंगे कि क्या क्या पढ़ लिया था। उसके बाद अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाए और आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। नाउ प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स के जो डिफरेंट टाइप्स थे, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस, जो नाइट्रोजनस बेस थे हमारे पास 5 टाइप्स के, उनके नेम कर बेस पर, उनके नाम के आधार पर हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट थे एंड कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाली है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम देते हैं, लाइक टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूपी एसएससी एग्ज़ाम एंड नीट के लिए तो ये स्पेशल है ही आपकी क्लास। एंड 12th एस्पायरेंट्स जो कि सीबीएसई बोर्ड के हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। एंड जब हमने पार्ट 3 यानी कि प्रीवियस वीडियो में इन चीज़ों को अच्छे से समझा था, तब हमने क्या देखा कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया कि मैम आपने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, सो थैंक यू सो मच। सभी को दिल से थैंक यू सो मच। एंड बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए, कमेंट्स आए कि मैम हम पीडीएफ कैसे गेटअप कर सकते हैं, हमें पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं कि क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर एडेनिन के साथ राइबोज शुगर बाइंड करेगी तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाएगी, एडिनोसिन बनाएगी या एडेनाइलिक एसिड बनाएगी, है ना। बस आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए इन्हीं सारे टर्म्स को दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर एडेनिन राइबोज शुगर के साथ बाइंड करेगी तो कौन सी न्यूक्लियोसाइड बनाएगी, है ना। अगर न्यूक्लियोसाइड हमारे पास एडिनोसिन है, इसने फास्फोरस ग्रुप से या फास्फेट ग्रुप से बॉन्डिंग कर ली, तो कौन सा एसिड बनाएगी या उस न्यूक्लियोटाइड को आप क्या कहेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डेफिनेटली। तो अच्छे से आप इसको रीड कर लें, अच्छे से आप इसको समझ लें, और आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ इसके बाद देखा था एनर्जी करेंसी क्या है, जिसमें देखा कि अलग अलग पाथवे में जो एनर्जी यूज होती है
वो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में एनर्जी यूज होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस में कौन सी एनर्जी यूज़ की जाती है या किस न्यूक्लियोटाइड्स को एज अ एनर्जी यूज़ किया जाता है, तो यूटीपी को, है ना, यूरिडीन ट्राईफास्फेट को। इसके बाद देखा था कि अदर न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या थे एंड कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस थे, उन्हें देखा, और लास्ट में चारगाफ रूल समझा। देखा कि चारगाफ जो रूल है इसके क्या हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स थे, है ना, जो इरविन चारगाफ ने दिए थे। एंड चारगाफ के रूल्स को हम यूज़ करके कैसे किसी भी डीएनए को पता कर सकते हैं कि इस डीएनए का प्यूरिन एंड पायरिमिडीन का कंटेंट कितना है, अमाउंट कितना है, और ये डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए है या फिर यूकैरियोटिक डीएनए है। यहाँ से हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी किया था, इसके साथ साथ हमने आपको होमवर्क के लिए भी न्यूमेरिकल दिया था, तो आई होप आप सभी ने अच्छे से कर लिया होगा। तो ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। नाउ अब चलते हैं अपनी स्लाइड पर, आज की स्लाइड पर देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पास डीएनए है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, जिसने डीएनए का फॉर्मेशन किया है, तो ये जो हमारे पास डीएनए इस तरीके से प्रेजेंट है, ये डीएनए फर्दर किस तरीके से क्रोमोसोम जैसी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेता है ना, इसके बारे में देखेंगे। और देखेंगे कि जो इतनी लॉन्ग ये डीएनए की लेंथ है ना, कितनी डीएनए की लेंथ भी तो हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ बेस पेयर हमें पता है तो हम डीएनए की लेंथ निकाल सकते हैं। तो कोई भी सेल का लेंथ, किसी भी सेल का डीएनए हो, अगर उस सेल के हमको नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट है या न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट पता है कितने हैं, तो हम उस डीएनए की लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। तो देखेंगे कि जो इतना लॉन्ग हमारे पास डीएनए है, जो 2 मीटर्स है ह्यूमन सेल में, ये डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेता है, किस तरीके से उसके अंदर अपने आप को पैक कर लेता है, इसके लिए कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है और ये प्रोसेस कैसी होती है, तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सभी एस्पायरेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पर चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, है ना, कुछ जाता है क्या चैनल सब्सक्राइब करने से? आपका चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, बट हाँ एक टीचर के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो हमारी सभी न्यू व्यूअर्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसे कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आए तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट की पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जो हमारे पास डीएनए है वो कैसा है? डीएनए डबल हेलिक्स है ना। जो हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स है, इनके बीच जो 2 बेस पेयर हैं, है ना। सपोज हमारे पास ये डबल हेलिक्स डीएनए है ना। सपोज हमारे पास ये डबल हेलिक्स डीएनए है, जिसमें एक हेलिक्स में ये हमारे 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। कितने? 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.34 नैनोमीटर, है ना। 0.34 नैनोमीटर या 0.34 × 9 मीटर, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की इतनी दूरी है। तो अगर हमें 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस पता है, तो हम क्या न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ को निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास किसी भी सेल के न्यूक्लियोटाइड्स या उनके बेस पेयर्स पता हैं और हमको उनके बीच में जो 2 बेस पेयर हैं उनके बीच की डिस्टेंस पता है, तो हम उस डीएनए की लेंथ को निकाल सकते हैं। क्या बताया हमने कि सपोज करिए एक ह्यूमन सेल है, ठीक है। सपोज करिए एक मैमेलियन सेल है जिसमें बेस पेयर 6.6 × 10⁹ मीटर बेस पेयर प्रेजेंट है,
और उनके बीच जो दो बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, जो दो नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 इंटू 10⁹ मीटर या बेस पेयर्स हैं। तो अगर हम इनके जो दो बेस पेयर के बीच डिस्टेंस है और जो हमारे पास डीएनए में जो टोटल बेस पेयर प्रेजेंट है उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हम एक डीएनए की लेंथ को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उस सेल में जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी लेंथ क्या है उसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैमेलियन सेल का जो डीएनए है वो 2.2 मीटर्स लॉन्ग होता है ना। ह्यूमन सेल में जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर्स है। एंड जो मैमेलियन सेल है या एक जो टिपिकल न्यूक्लियस है ना, मैमेलियन सेल का जो एक टिपिकल न्यूक्लियस है उसका डायमेंशन कितना है, 10⁻⁻6। उसका डायमेंशन कितना है, 10⁻⁻6 मीटर। अब -6 मीटर यानी कि इतना छोटा न्यूक्लियस, इसके अंदर पूरे 2 मीटर लॉन्ग डीएनए को पैक करना है। तो आप कैसे पैक करेंगे, कोई आपके पास लंबी रस्सी है उसको आप छोटे से बैग में पैक करना है तो आप उस रस्सी को पहले फोल्ड करेंगे ना, उसकी कॉइलिंग कर लेंगे, तभी तो आप छोटे से बैग में पैक कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर प्रोसेस होती है। जो 2.2 मीटर्स लॉन्ग डीएनए है उसकी फर्दर कॉइलिंग होती है, वो अपने आप को कंडेंसेशन करता है, देन आफ्टर वो एक छोटे से डायमेंशन वाले न्यूक्लियस में अपने आप को अरेंज कर लेता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज्ड इन आ सेल। तो इस वीडियो में ये देखेंगे कि 2.2 मीटर्स लॉन्ग डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे अपने आप को पैक कर लेता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। ये तो हमने मैमेलियन सेल की बात की है ना, यानी कि ह्यूमन बींग्स की बात की, ह्यूमन सेल की, यूकैरियोट्स की बात की। लेकिन हम अगर बात करें कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, क्या प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए की कॉइलिंग होती है, डीएनए का कंडेंसेशन होता है, या उसमें भी डीएनए की फर्दर पैकेजिंग होती है ना। इन प्रोकैरियोट्स सच आ ई कोलाई दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। हम सभी जानते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इनका जो डीएनए है वो कैसा प्रेजेंट होता है, वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो डीएनए है वो स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है कि अब इनके पास ये मान लीजिए कि यूकैरियोटिक सेल है ना, तो इस पूरी सेल में ऐसे बिखरा हुआ डीएनए नहीं पड़ा होता है। ये भी डीएनए क्या होता है, एक कॉन्साइज तरीके से एक जगह पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है ना। तो हम प्रोकैरियोटिक डीएनए को मोस्टली क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड कह देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन इनकी पैकेजिंग के लिए नहीं होती है। यहाँ भी डीएनए जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड ही है। डीएनए चाहे यूकैरियोटिक हो या फिर प्रोकैरियोटिक हो, अगर डीएनए है तो वो कैसा है, वो निगेटिवली चार्ज्ड है। क्यों, क्योंकि फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, डीएनए की बैकबोन में शुगर एंड फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट है जो कि क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड है। तो पूरा का पूरा डीएनए जो है ये निगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब निगेटिवली चार्ज्ड है तो इसके लिए कुछ पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स होती हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम पॉलीएमाइंस कहते हैं। वो डीएनए को एक लूप फॉर्म की स्ट्रक्चर्स बना देती हैं जिससे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। सपोज ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यहाँ पर इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट है ना, इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट है और ये जो लूप जैसी स्ट्रक्चर्स बना रहा है ये किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन कॉल्ड एज पॉलीएमाइन। पॉलीएमाइन की हेल्प से इस तरीके से हमको एक जगह पर यहाँ पर हमें जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए उससे सिंपली हम लोग न्यूक्लियोइड कह देते हैं। क्लियर, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा।
नाउ अब बात करते हैं इन यूकैरियोट्स में। अब यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं डिटेल में कि जो डीएनए की पैकेजिंग है या जो डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन है ये मोर कॉम्प्लेक्स है देन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन तो थी ही नहीं, कुछ पॉलीएमाइंस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स थी, उन्होंने ही लूप जैसे स्ट्रक्चर्स बना दी डीएनए को, जिसे हमने न्यूक्लियोइड कह दिया। बट यहाँ पर कुछ यूनिक टाइप्स की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। पॉजिटिवली चार्ज मीन्स वो बेसिक प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। एंड ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होती हैं, क्योंकि ये प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन है ये आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होती है। आर्जिनिन एंड जो लाइसिन है ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड से बनी हुई है। प्रोटीन है तो एमिनो एसिड से ही बनेगी, है ना। तो प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन है ये लाइसिन एंड आर्जिनिन की बनी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इन्हें हम बेसिक प्रोटीन्स कहते हैं। अब क्या होगा कि बोथ द एमिनो एसिड रिड्यूस कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, या फिर हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट 4 टाइप्स की हैं। वो डिफरेंट 4 टाइप्स की प्रोटीन्स आपस में जॉइंट करके हिस्टोन ऑक्टामर बनाती हैं। अगर हम बात करें कि हिस्टोन प्रोटीन की यूनिट क्या है तो वो है ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन की यूनिट क्या है, ऑक्टामर। क्लियर। नाउ comes a question our mind, why need हिस्टोन प्रोटीन। अब हमें हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायर ही क्यों है ना। डीएनए की पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन की नीड क्या है, तो इस बात को सबसे पहले समझते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन है इसकी हमें नीड क्यों है। द निगेटिवली चार्ज डीएनए कैसा है, निगेटिवली चार्ज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। जो निगेटिवली चार्ज डीएनए है ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन जिसे हम ऑक्टामर कह रहे हैं उसके चारों तरफ क्या करेगा, रैप्ड करेगा एंड एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगा जिससे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे, जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट्स द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड एज क्रोमेटिन। इन सभी पॉइंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अच्छे से समझेंगे। पहले आप केयरफुली इसको समझिए। थ्रेड लाइक स्टेन यानी कि कलर्ड बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। theoretically हाउ मेनी सच बीड्स या फिर जिन्हें हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल। यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, है ना। अब हम इन सारी बातों को 1 बाय 1 करके विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। क्या है हमारे पास, हिस्टोन प्रोटीन है एंड हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास 2 टाइप्स की है। V8 या जिसे हम ऑक्टामर कहते हैं, ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन। ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन में 4 टाइप्स की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। कितने, 4 टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं ऑक्टामर में, जो कि H2A, H2B, H3 एंड H4 हैं। एंड इनकी सभी की क्या 2 यूनिट्स होती हैं। H2A ये आपके पास एक हिस्टोन प्रोटीन, H2B ये आपके पास एक टाइप की हिस्टोन प्रोटीन, H3 आपके पास एक टाइप की हिस्टोन प्रोटीन एंड H4 आपके पास एक टाइप की हिस्टोन प्रोटीन है।
इन सभी की हमारे पास 2 यूनिट्स प्रेजेंट है ना। H2B की भी 2 यूनिट्स हैं, H2A की भी 2 यूनिट्स हैं, H3 की भी हमारे पास 2 यूनिट्स हैं एंड H4 की भी हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। सभी की 2 यूनिट्स हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन कहते हैं, है ना। 8 हमारे पास यहाँ हिस्टोन प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन की अगर पूछें कि काइंड्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तो ये कितनी 4 टाइप्स की है, कितनी 4 टाइप्स की। अगर यूनिट्स की बात करें तो टोटल यूनिट्स कितनी यहाँ पर है, 8 हैं, यानी कि ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। एंड ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है डीएनए, है ना। ये हमारे पास क्या है, डीएनए है जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है। एंड दिस इज अ लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन क्या है, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन है। तो हिस्टोन प्रोटीन कॉमनली 2 टाइप्स की, ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन एंड लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। लिंकर हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, जो निगेटिवली चार्ज डीएनए जब वो ऑक्टामर हिस्टोन के चारों तरफ अपने आप को रैप्ड करेगा, है ना, तो उस समय डीएनए के कोई भी छोर, जो डीएनए के इंड हैं, वो ओपन ना हो जाएं, इनसे जो ऑक्टामर यूनिट्स हैं ये बिखर ना जाएं। इसके लिए H1 प्रोटीन आएगी और डीएनए की इन दोनों ही स्ट्रैंड को होल्ड करके रखेगी, यानी कि पकड़ कर रखेगी। इसीलिए H1 हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग लिंकर प्रोटीन भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नाउ यहाँ पर हमने एक और स्ट्रक्चर दिखाया है ना, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, बॉल लग जो स्ट्रक्चर से, ये हमारे पास ऑक्टामर है, यानी कि हिस्टोन ऑफ ऑक्टामर है। ये हमारे पास निगेटिवली चार्ज डीएनए है जो लेफ्ट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप्ड किए हुए है। एंड दिस इज हिस्टोन H1 प्रोटीन। ये क्या है, हिस्टोन H1 प्रोटीन जो कि लिंकर की तरह वर्क करेगी। अब देखते हैं कि जो डीएनए की पैकेजिंग है इसकी प्रोसेस कैसे होती है ना। हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, हमारे पास H1 लिंकर प्रोटीन्स प्रेजेंट है एंड हमारे पास हिस्टोन ऑक्टामर प्रेजेंट है। ये हमारे पास 3 to 5 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। अब कैसे हमारे पास जो ये डीएनए है ना, ये कैसा है, हमारे पास डीएनए 2.2 मीटर्स लेंथ वाला डीएनए है। ये डीएनए न्यूक्लियोसोम जो हमारे पास ऑक्टामर है उसके चारों तरफ जब ये रैप्ड कर लेगा, अब इस टोटल पूरी स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे, ये हमारे पास ऑक्टामर था, ये डीएनए था, ये लिंकर प्रोटीन थी। अब इसको कम्प्लीटली हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर्स को कम्प्लीटली हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। क्लियर। अब जो हमारे पास 2.2 मीटर्स डीएनए है, ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम से इसके चारों तरफ अपने आप को रैप्ड कर लेगा, यानी कि इसके चारों तरफ अपने आप को रैप्ड कर लेगा। एंड रैप्ड करने के बाद एक बहुत ही लूज स्ट्रक्चर्स बनाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कहेंगे। तो क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट है ना। अभी ये हमारे पास क्या था, प्योरली डीएनए था, लेकिन जब इसने पैकेजिंग करना स्टार्ट किया, जब इसने ऑक्टामर हिस्टोन के चारों तरफ अपने आप को रैप्ड करना स्टार्ट किया, तब यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स आए ना, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। तो जब इसने कंडेंस फॉर्म में एक स्ट्रक्चर्स बनाया जिससे हमने क्या कहा, क्रोमेटिन कहा। क्रोमेटिन इज नथिंग, इट इज़ अ लूज अरेंजमेंट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। अंडरस्टैंड। जो क्रोमेटिन है इसमें क्या प्रेजेंट है, डीएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट है। जो ये हमारे पास न्यूक्लियोसोम है बहुत सारे, इन्हीं न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ डीएनए अपने आप को रैप्ड कर लेगा और एक लूज स्ट्रक्चर्स बना लेगा जिसे हम क्रोमेटिन कहेंगे। इसके बाद ये क्रोमेटिन में फर्दर कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, फर्दर कंडेंसेशन होगा, यानी कि वाटर इसमें से रिमूव होगा। जब भी कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, वाटर रिमूव होगा और इसकी स्ट्रक्चर्स और अधिक डेंस होगी, अपने आप को डीएनए और ज़्यादा कॉइल्ड कर लेगा। कॉइल्ड कर लेने के बाद ये क्या बना लेगा, इस तरीके से क्रोमोसोम बना लेगा, एक डेंस स्ट्रक्चर्स बना लेगा जिससे अब हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे।
क्लियर। और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में जो 23 बेस पेयर एक्चुअल में जो 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट है वही तो डीएनए है, वही तो जेनेटिक मटेरियल है ना। तो अब ये कंडेंस फॉर्म में आके यहाँ पर ये डीएनए में यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेंगे। क्लियर। तो ये क्या थी? ये कंप्लीट प्रोसेस थी डीएनए पैकेजिंग की। कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर। नाउ अब इसी चीज़ को एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं नहीं चाहती कोई भी डाउट आपके माइंड में रहे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीज़ें, है ना। ये है आपके पास क्या? न्यूक्लियोसोम। क्या है ये? न्यूक्लियोसोम है। यानी कि एक डीएनए हिस्टोन आक्टामर के चारों ओर अपने आप को रैप्ड कर लिया है। इसके साथ साथ बीच में ये लिंकर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। तो इसे अब कम्प्लीटली हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। और जो ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ये क्या है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। क्या है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का जो अरेंजमेंट है ये एक मोतियों की माला जैसी संरचना बनाता है। इसी को हम लोग बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहते हैं। नाउ जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल है इसी को तो हम लोग क्रोमेटिन कह रहे हैं। क्रोमेटिन के में क्या है? डीएनए है। डीएनए प्लस क्या है? प्रोटीन है ना। तो डीएनए प्लस प्रोटीन ही तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है। जो मोतियों की माला में जो धागा होता है वो क्या है? डीएनए। और जो बीड्स होते हैं, जो मोती होते हैं, वो यहाँ पर क्या है? ऑक्टामर है। एंड जो बीच बीच में कनेक्टिंग का काम करते हैं वो क्या है? H1 लिंकर प्रोटीन है। तो यही तो एक्चुअल में क्रोमेटिन है। अब क्रोमेटिन में फर्दर पैकेजिंग होगी। क्रोमेटिन की फर्दर पैकेजिंग होगी यानी कि डीकंडेंसेशन होगा, वाटर मूव होगा, ये अपने स्ट्रक्चर को कंडेंस करेगा और क्या बना लेगा? क्रोमोसोम बना लेगा। क्या बना लेगा? क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेगा। और क्रोमोसोम में क्या क्या प्रेजेंट है? आरएनए प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। दिस इज पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द क्रोमोसोम आल्सो हैज आरएनए, डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड हिस्टोन प्रोटीन। आप यहाँ पर ऐड कर लें एंड हिस्टोन प्रोटीन। जो क्रोमोसोम है इसके पास ओनली डीएनए नहीं है, ना ही ओनली हिस्टोन प्रोटीन है, ना ही ओनली नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। सम अमाउंट ऑफ आरएनए भी होता है एंड इसके साथ साथ डीएनए प्रेजेंट होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कुछ प्रेजेंट होती और आपकी हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम एक न्यूक्लियोसोम निकाल लें, है ना, अगर हम एक न्यूक्लियोसोम को सेपरेट कर लें क्रोमेटिन से तो हमें न्यूक्लियोसोम में क्या क्या देखने को मिलेगा? एक हमारे पास डीएनए देखने को मिलेगा, है ना। क्या देखने को मिलेगा? ये डीएनए देखने को मिलेगा जो कि आक्टामर पे रैप्ड किया हुआ है। एंड यहाँ पर हमें लिंकर प्रोटीन्स देखने को मिलेगी, है ना। और क्या देखने को मिलेगी? ये H1 लिंकर प्रोटीन्स देखने को मिलेगी। तो जो द डीएनए अराउंड रैप्ड आक्टामर के चारों तरफ जो डीएनए ने राउंड कर रखा है, अपने आप को रैप्ड कर रखा है, उस डीएनए को क्या कहते हैं? उस डीएनए को कहते हैं कोर डीएनए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाता है कि कोर डीएनए में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? तो 146 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने? 146 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं कोर डीएनए में। कोर डीएनए क्या है? डीएनए का वह पार्ट जो आक्टामर या हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ अपने आप को रैप्ड किए हुए है। इसके बाद
डीएनए का वह पार्ट जो दो ऑक्टामर के बीच में प्रेजेंट है, या कह सकते हैं दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पर एक और आपके पास ऑक्टामर है और इस डीएनए ने अगेन इस तरीके से अपने आप को रैप्ड किए हुए है ना। तो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो ये हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, जो ये हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं और इसमें 44 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने? 44 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियोसोम है ये इसकी इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती है। नाउ अब देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसोम की प्रॉपर्टी क्या क्या है, यानी कि जो हमने न्यूक्लियोसोम देखा इनकी अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। डीएनए रैप्स अराउंड ऑक्टामर या हिस्टोन प्रोटीन 1.7 टर्न। जो डीएनए है वो ऑक्टामर प्रोटीन की जो अराउंड जो चक्कर से लगाता है वो कितना 1.7 टर्न लेता है ओनली, या फिर इसी को हम 1 to 3/4 टर्न भी कहते हैं। इसके बाद जो ये ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन पे जब डीएनए अपने आप को रैप्ड करता है तो ये लेफ्ट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रैप्ड होता है। एंड न्यूक्लियोसोम के पास टोटल कितने बेस पेयर होते हैं? तो टोटल 200 बेस पेयर होते हैं। अगर कोर डीएनए की बात करें तो 146 बेस पेयर, और अगर लिंकर डीएनए की बात करें तो 54 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, बहुत बार हमें कन्फ्यूजन रहता है कि डीएनए क्या है, क्या डीएनए ही क्रोमेटिन है, या क्रोमेटिन को ही हम लोग क्रोमोसोम कह देते हैं, या फिर जो हमें 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम देखने को मिलता है उसे भी हम क्रोमोसोम कहते हैं या डीएनए कहते हैं। तो ये जो कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी है इसको क्लियर कर लेते हैं साथ ही, है ना। जो हमने पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स का फॉर्मेशन किया था वो क्या था? एक्चुअल में डीएनए था। उसका डायमेंशन कितना था? 2 nm या फिर 20 एंगस्ट्रॉन्ग था। जो हमारे पास डीएनए होता है उसका डायमेंशन कितना होता है, उसका डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन्ग या फिर 2 nm। इसके बाद डीएनए की फर्दर पैकेजिंग हुई विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड सम अमाउंट ऑफ आरएनए। जब पैकेजिंग हो गई तब इसने क्या बना लिया? क्रोमेटिन बना लिया। अब क्रोमेटिन का डायमेंशन कितना होगा? 11 nm होगा, ठीक है, 11 नैनोमीटर होगा। जो आप इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये क्या है? एक्चुअल में यही तो न्यूक्लियोसोम है। इसी के चारों तरफ तो डीएनए ने अपने आप को रैप्ड किए हुए हैं, है ना। उसके बाद फिर से क्रोमेटिन में फर्दर कंडेंसेशन हुआ, यानी कि इसने वाटर को लूज़ किया, अपनी स्ट्रक्चर्स को और ज़्यादा कॉइल किया। जब और ज़्यादा कॉइल कर लिया, इस तरीके से कॉइल कर लिया, तब इसका डायमेंशन कितना हो गया? तब इसके डायमेंशन 300 नैनोमीटर हो गया, है ना। तब इसका डायमेंशन कितना हुआ? 300 नैनोमीटर। एंड अब इसी को हम क्या कहने लगे? क्रोमोसोम। जो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं ये क्या है? एक्चुअल में 1 क्रोमेटिड है ना। क्या है? 1 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है जो कि हमें लेट प्रोफेज स्टेज में देखने को मिलता है। एंड मेटाफेज स्टेज में हमें 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो मेटाफेज जो स्टेज होती है सेल साइकिल डिवीज़न में, जो मेटाफेज एंड एनाफेज स्टेज होती है वहाँ पर हमें 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है। तो मेटाफेज में जो हम क्रोमोसोम देख रहे हैं वो कितना है? 700 नैनोमीटर इसका डायमेंशन हो जाता है। क्लियर? तो अगर बात करें कि हमें क्रोमेटिन कहाँ देखने को मिलता है, तो सेल साइकिल डिवीज़न के दौरान इंटरफेज यानी कि G1S एंड G2 फेज में, है ना। G1S एंड G2 फेज, यही तो आई फेज है सेल साइकिल की। इंटरफेज, यहाँ पर हमें क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ प्रोफेज में देखने को मिलेगा, है ना। प्रोफेज में जो अर्ली प्रोफेज स्टेज है यहाँ पर हमें
जो डीएनए देखने को मिलता है वो कैसा, क्रोमेटिन फॉर्म में ही देखने को मिलता है। इसके बाद मेटाफेज एंड एनाफेज है ना, मेटाफेज एंड एनाफेज में हमें 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम देखने को मिलता है। इसके बाद फिर से टीलोफेज स्टेज में हमें फिर से क्रोमेटिन देखने को मिलता है ना। तो सिर्फ सेल साइकिल की 2 ही स्टेज हैं जहाँ पर हमें जो एक्चुअल में ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स देखते हैं ये हमें देखने को मिलती है। क्लियर। अगर बात करें कि क्रोमेटिन की यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इज न्यूक्लियोसोम। क्रोमेटिन की यूनिट क्या है, न्यूक्लियोसोम, यानी कि न्यूक्लियोसोम से ही तो क्रोमेटिन बना है ना। न्यूक्लियोसोम ने आपस में ज्वाइंट करके ही तो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन किया है। तो क्रोमेटिन की बेसिक यूनिट क्या हो गई, न्यूक्लियोसोम। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और जिसे आपको अच्छे से याद रखना है, क्रोमेटिन हो या फिर क्रोमोसोम या फिर न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन हो या क्रोमोसोम हो या फिर न्यूक्लियोसोम हो, ये सभी के सभी क्या हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं। यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन मेजरली प्रेजेंट होता है। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो क्रोमेटिन या क्रोमोसोम या फिर न्यूक्लियोसोम, इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि क्रोमोसोम में आरएनए भी प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है ना। तो उसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं या फिर कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, है ना। आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ ऑब्टेन कर सकते हैं। इसे हम आप नोट्स भी बना सकते हैं या फिर इसे आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। क्लियर। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए एंड इसी तरह अपना प्यार एंड सपोर्ट हमें देते रहिए। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।